हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ इसमें लास्ट में एक प्रैक्टिस क्विज भी है जिससे हम लोग प्रस्तावना को पढ़ने के बाद या प्रस्तावना को डिटेल में समझने के बाद उस क्विज को कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, पहले इसके बारे में जानते कि आखिर ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में 42वां कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, जिसमें संशोधन किया जाने के बाद क्या हुआ कि इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए जो कि कौन कौन से, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द पहले प्रस्तावना में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। ठीक है, इतनी बात समझने को मिलती प्रस्तावना से। ठीक है, आगे प्रस्तावना को आप पढ़ के देखते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको हम रीड करके देखते हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह हो गई हमारे संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, इसको याद रखना चाहिए। आगे देखें क्या है। तो ये जो प्रस्तावना है ये इस बात की ओर इशारा करती है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के साथ निहित है। ठीक है, यह इस बात की घोषणा करता है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र है। आगे लिखा हुआ है कि यह सभी नागरिकों को प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुनिश्चित करती है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देती है। यह हमारी प्रस्तावना है। प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख है। ठीक है, इसमें उस तारीख यानी कि 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है जिस दिन संविधान को अपनाया गया था। और आप लोगों को याद होगा कि कल 26 नवंबर ही था और कल संविधान दिवस भी था। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रस्तावना के मूल शब्दों की व्याख्या इस प्रकार है, यानी कि प्रस्तावना में जो मूल शब्द है उनको यहाँ पर डिटेल में समझाने की कोशिश की गई है। तो देखते हैं। संप्रभुता। प्रस्तावना यह दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है। ठीक है, संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णता मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। भारत की विधायिका को संविधान द्वारा तय की गई कुछ सीमाओं के विषय में देश में कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, आगे देखते हैं। समाजवादी, सोशलिस्ट। समाजवादी शब्द का संविधान के 1976 में हुए 42वें संविधान में
संशोधन के अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। मूल प्रस्तावना यानी कि जब प्रस्तावना बनाई गई थी उसमें ये शब्द नहीं था, इसको 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। अब समाजवाद का अर्थ क्या, इसे देखते हैं। तो समाजवाद का अर्थ है समाजवादी की प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीकों से होती है। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है। अब भारत देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जबकि यूएसए में समाजवादी पूंजीवादी, चाइना में ऐसी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती, वहीं भारत में पूंजीवादी भी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी भी अर्थव्यवस्था है, जिस कारण इसको बोला गया है कि अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर सफर तय करते हैं। इसका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। ऐसा समाजवादी प्रस्तावना शब्द में जो जोड़ा गया है, इसका ये अर्थ है। अगला है धर्मनिरपेक्ष। प्रस्तावना में लिखा है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होना चाहिए। तो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, जो कि पहले नहीं ऐड था उसमें। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 से 28 एक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। अच्छा, मौलिक अधिकारों को मैं एक बार पढ़ा चुकी हूँ। मौलिक अधिकार कितने से लगाकर कितने तक है, तो मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 से लगाकर आर्टिकल 35 तक है, जिसमें 25 से 28 एक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है 25 से 28। ठीक है, आगे देखते हैं लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक शब्द का क्या अर्थ यहाँ पे है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है, जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में है। लोगों के हाथ यानी कि जनता के हाथ में। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आयोग सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी, एक वोट एक मूल्य, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। आगे शब्द है गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य यानी कि रिपब्लिक शब्द का भी यूज हुआ है। इसका क्या अर्थ है प्रस्तावना में, तो एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, जिसका अर्थ संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से है। इसके अलावा एक गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता एक राजा की बजाय लोगों के हाथों में निहित है। अब भारत में भी यही चीज है, भारत में ही मतलब ये चीज लागू होती है कि राजा की बजाय भारत की जनता में असली शक्ति भारत की जनता में निहित है। ठीक है, आगे शब्द है न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय यानी कि जस्टिस शब्द का भी यूज हुआ है। इसका क्या मतलब है प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना में न्याय शब्द को 3 अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है। अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है। सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक, इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जिन्हें मौलिक और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से हासिल किया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का अर्थ संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने से है। ठीक है। आर्थिक न्याय का अर्थ यहाँ पे समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति के समान वितरण से है, जिससे संपत्ति कुछ हाथों में ही केंद्रित ना हो सके। राजनीतिक न्याय का अर्थ यहाँ पर क्या है? तो ये है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी के अधिकार से है। भारतीय संविधान प्रत्येक वोट के लिए सार्वभौमिक, वयस्क, मताधिकारी और समान मूल्य प्रदान करता है। आगे यूज हुआ है स्वतंत्रता, लिबर्टी। लिबर्टी शब्द यूज हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आइए इसका क्या अर्थ है ये देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता का तात्पर्य एक व्यक्ति जो मजबूरी के अभाव या गतिविधियों के वर्चस्व के कारण तानाशाही, गुलामी, चाकरी, कारावास, तानाशाही आदि से मुक्त या स्वतंत्र कराना है। लिबर्टी शब्द का यहाँ पर इसका अर्थ निकल रहा है, इसका तात्पर्य यही निकल रहा है जो कि मैंने भी पढ़ा। आगे है समानता, इक्वलिटी। इक्वलिटी शब्द का भी यूज प्रस्तावना में किया गया है। समानता का अभिप्राय समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त करने से है। संविधान की प्रस्तावना देश के सभी लोगों के लिए स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान करती है। संविधान देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने का प्रयास करता है। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता शब्द का भी वर्णन किया गया है। इसका अर्थ यह निकलता है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति के साथ भेदभाव को समाप्त करना है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना किया जाए, फिर वह चाहे किसी भी वर्ग का हो। आगे है भाईचारा, फ्रेटर्निटी। इस शब्द का भी यूज किया गया है प्रस्तावना में। भाईचारे का अर्थ बंधुत्व की भावना से है। संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। इतनी बातें समझ में आप लोगों को आ गई होंगी कि मतलब ये जो शब्द का यूज किया गया यहाँ तो बहुत ही शॉर्ट में लिखा है। इसे जब डिटेल में आप लोग कभी भी पढ़ेंगे तो ये 2-2 पेज के भी मतलब काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक्स है, इसके अंदर काफ़ी लिखा है, इसमें तो बहुत ही शॉर्ट में दिया गया है। आगे देखते हैं प्रस्तावना में संशोधन, यानी कि अमेंडमेंट इन द प्रीएम्बल। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम अभी तक केवल एक बार ही हुआ है। प्रस्तावना में संशोधन कितने बार हुआ? तो अभी सिर्फ एक बार हुआ है। और कौन सा हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ है, 1976 में हुआ था। इसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और क्या हुआ था कि 3 नए शब्द जोड़े गए थे। वो 3 नए शब्द कभी कभी एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं। वो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को संविधान में जोड़ा गया था। अदालत ने इस संशोधन को वैध ठहराया था उस टाइम पर। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या व्याख्या की गई है संविधान की प्रस्तावना के परिप्रेक्ष्य में? तो एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीएम्बल बाय द सुप्रीम कोर्ट, इसको भी देख लेते हैं साथ ही। तो संविधान में प्रस्तावना को तब जोड़ा गया था जब बाकी संविधान पहले ही लागू हो गया था, यानी कि प्रस्तावना को संविधान के लागू होने के बाद जोड़ा गया, जबकि संविधान जो था वो पहले लागू हो चुका था और प्रस्तावना को बाद में जोड़ा गया और उसको सबसे आगे रखा गया। तो इसके पीछे एक वाद हुआ था, यानी कि बेरूबरी यूनियन के मामले में, यानी ये बेरूबरी एक वाद था जो कि 1960 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इस बेरूबरी यूनियन के मामले में, जो कि 1960 में हुआ था। ये बहुत ही ध्यान से पढ़ना, ये
ये कभी कभी पेपर्स में आता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। हालांकि यह स्वीकार किया गया कि यदि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में एक शब्द अस्पष्ट है या उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं तो प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पर ये जो इस टाइम पे 1960 में ये जो बेरूबरी यूनियन के मामले में संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा गया था, लेकिन यह स्वीकार किया गया था कि यह संविधान के किसी भी अनुच्छेद में एक शब्द अस्पष्ट है, ठीक है, और संविधान का हिस्सा नहीं है, ऐसा कहा गया। आगे फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये एक मामला हुआ था केरल राज्य बनाम केरल राज्य। ये हुआ था 1973 में और ये कब हुआ था? 1960 में, ठीक है, 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया। पहले जो फैसला दिया था उसे पलट दिया और क्या कहा? और यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। इस मामले में उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का एक हिस्सा है और इसे संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल 368 में क्या है, तो भारतीय संविधान में संशोधन के विषय में बताया गया है, तो इसके तहत संशोधित किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? तो कंडीशन है कि इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। एक बार फिर भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। इसमें मतलब क्या बताया गया था इस वाद में कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, लेकिन इसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इस प्रकार स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना खूबसूरत शब्दों की भूमिका से बनी हुई है। इसमें बुनियादी आदर्श, उद्देश्य और दार्शनिक भारत के संविधान की अवधारणा शामिल है। ये संवैधानिक प्रावधानों के लिए तर्क संगतता अथवा निष्पक्षता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स थे उनकी डिटेल। और वैसे ये तो बहुत ही शॉर्ट में डिटेल में है, पर इतने से जो शॉर्ट में डिटेल है, इतने से एग्जाम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको डीप स्टडी करनी है, यानी कि डीप में पढ़ना है, तो आप किसी बुक को मतलब बुक से पढ़ सकते हैं और डीप में इसको और अधिक जान सकते हैं। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग प्रस्तावना को रीड कर चुके हैं तो ये क्वेश्चंस भी कर लेंगे। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? अभी हम लोगों ने प्रस्तावना रीड की, अब बताइए कौन सा इसमें शब्द प्रस्तावना में नहीं लिखा है। हमारा पहला ऑप्शन है संप्रभु, सेकेंड ऑप्शन है समाजवादी, थर्ड है राष्ट्रनिरपेक्ष और फोर्थ है लोकतांत्रिक। तो कौन सा इसमें शब्द प्रस्तावना में देखने को नहीं मिलता है? तो संप्रभु शब्द जो है ये प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आइए कथन को पढ़ते हैं। पहला है, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। सेकेंड ऑप्शन है आपका, धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। थर्ड कथन आपका दिया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और फोर्थ दिया है, भारतीय संविधान के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है। तो आपका ये कथन भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। ये कथन आपका गलत है। इसमें क्या पूछा है? कौन सा कथन सत्य नहीं है?
क्योंकि भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर नहीं थी, 26 जनवरी थी। और कब लागू किया गया था? तो 1950 में। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? थर्ड क्वेश्चन है संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है आपका भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है। थर्ड कथन है आपका भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है। और चौथा ऑप्शन है आपका भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने के लिए बाध्य है। आपको बताना है कि इसका कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं शब्द दिया गया यानी कि सही नहीं है। तो इसका कौन सा कथन सही नहीं है? भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, ये तो सही है। मतलब ये तो गलत है। सही है मतलब कि निर्भर है। भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, ये भी गलत है। भारत अपने देश का कोई हिस्सा अन्य देश को दे सकता है, ये भी गलत है, नहीं दे सकता है। और कौन सा सही नहीं? भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है, ये गलत है। आपका डी ऑप्शन गलत है, ये तीन सही है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है पूछा है तो ये चीज सही नहीं है। भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है, ये आपका ऑप्शन गलत है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। डी है इसका आंसर। भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है, ये गलत है। आगे है आपका क्वेश्चन के.एम. मुंशी का संबंध किससे है? अच्छा, ये के.एम. मुंशी कौन थे? तो संविधान सभा में ये भी जुड़े हैं। संविधान सभा में इनका भी योगदान था। तो संविधान और इन्होंने संविधान को क्या कहा है? संविधान को इन्होंने जन्म कुंडली कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को इन्होंने संविधान की जन्म कुंडली कहा। यहाँ का आंसर आप लोगों को दिख ही गया होगा। संविधान की प्रारूप समिति से ये संबंधित थे। ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है बेरूबाड़ी मामला। अभी हमने पढ़ा था बेरूबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? आपके ऑप्शन है 1972 से संबंधित है, 1976 से संबंधित है, 1970 से संबंधित या 1960 से संबंधित है। तो बेरूबाड़ी मामला जो है 1960 से संबंधित है। ये 1960 में हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। और फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने क्या कहा था कि 1973 में ये हुआ था। उसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था और सुप्रीम कोर्ट पलट गए थे और उन्होंने क्या कहा था कि यह संविधान का हिस्सा है और इसमें मतलब इसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन किया जा सकता, मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जाता है। जबकि आर्टिकल 368 के साथ इसमें मतलब संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? आपके ऑप्शंस हैं सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। सेकेंड ऑप्शन है राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व है। थर्ड ऑप्शन है आपका सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना। और फोर्थ ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सभी धर्म समान है, उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। इसका ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन है अवसरों का अभाव, विषमता का अभाव। थर्ड ऑप्शन है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की उपस्थिति या निम्न में से कोई नहीं। तो इसमें क्या अर्थ है?
तो भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? तो अवसरों का अभाव नहीं, विषमता का अभाव नहीं, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, ये सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी सही होगा। आइए देखते हैं क्या है। ऑप्शन सी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है? तो इसके ऑप्शन है अर्नेस्ट बारकर, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एंड फोर्थ ऑप्शन है नेल्सन मंडेला। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? संविधान का कुंजी नोट किसने कहा है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बात करें तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है। और के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की जन्म कुंडली कहकर संबोधित किया है। तो ये तो होंगे नहीं, अंबेडकर तो होंगे नहीं, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है, नेल्सन मंडेला भी नहीं, तो आपके ऑप्शन अर्नेस्ट बारकर सही होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं इसका आंसर क्या सही है। तो ऑप्शन ए सही है, राइट है। 9th नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आइए पढ़ते हैं। बेरूबरी केस जो कि 1960 में हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है। सेकेंड है केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। थर्ड है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया है। और फोर्थ है निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निम्न में से कोई नहीं, क्योंकि बेरूबरी केस में क्या हुआ था कि संविधान का भाग नहीं है, ये तो कहा गया था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है। थर्ड है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा, यही कथन सत्य है। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है। तो देखते हैं इसको कहाँ से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया, इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया भारतीय संविधान की भाषा को। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।